वन वेलकम टू जीएनबी ऑनर्स क्लासेस। आज की इस वीडियो के अंदर हम स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ मोनोसैकेराइड्स के बारे में देखेंगे। मोनोसैकेराइड्स, सैकेराइड्स का मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट। तो सबस्ट्रेट क्या होता है? जब कार्बन के साथ वाटर अटैच्ड होता है हम उसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। हाइड्रेट ऑफ कार्बन हम उसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। जैसे कि आपने बचपन से ग्लूकोज की फार्मूला देखे होंगे C6H12O6, आपको पता होगा। तो यानी कि उसमें कार्बन 6 कार्बन है एंड वाटर भी 6 मॉलिक्यूल की। जितना कार्बन मॉलिक्यूल रहेगा उतना ही वाटर मॉलिक्यूल रहेगा। तो इसलिए हम जब उसको इस तरीके से फार्मूला को लिखते हैं तो 6 कार्बन है, वाटर तो H2 था, मतलब कि 2 इंटू 6 इंटू 2 12 हो गया, फिर ऑक्सीजन 6। ठीक है ना, समझ में आया ना? तो इसको हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन यदि आप देखोगे, नॉर्मली जो कार्बोहाइड्रेट होता है तो इस तरीके से बहुत सारे शुगर यूनिट आपस में जुड़ेगा। तो जो शुगर यूनिट्स होते हैं उनके पास आपको एल्डिहाइड ग्रुप भी देखने को मिल सकता है, आपको कीटोन ग्रुप भी देखने को मिल सकता है। तो इसलिए बहुत सारे शुगर है, हर एक शुगर के पास एल्डिहाइड भी आइदर हो सकता है, नहीं तो कीटोन हो सकता है। तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट आर पॉलीहाइड्रोक्सी, मतलब पॉली का मतलब कि बहुत सारे। जब ये जुड़ेगा उसमें क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। ठीक है ना, जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाने के टाइम पे वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। एल्डिहाइड हो सकता है या तो कीटोन कंपाउंड हो सकता है, प्रोड्यूस बाय द कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब है कि ऐसा रिएक्शन जहाँ से वाटर रिलीज होता है हम उसको कंडेंसेशन कहते हैं। तो मॉलिक्यूल हैविंग कार्बन विथ वाटर, ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास कार्बन के साथ साथ वाटर, यानी कि जितना कार्बन रहेगा उतना ही वाटर रहेगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा वही जो कार्बन के साथ जो वाटर मिल जाएगा उसको हम कार्बोहाइड्रेट कहेंगे, ऐसा नहीं है। जनरली ऐसा होता है, जनरली। ठीक है ना, एक मतलब कि एब्सोल्यूट स्टेटमेंट नहीं है। द मॉलिक्यूल हैविंग एल्डिहाइड इज कॉल्ड एल्डोज। जिसके पास ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसके पास एल्डिहाइड ग्रुप रहेगा हम उसको एल्डोज कहेंगे। जिसके पास कीटोन ग्रुप रहेगा हम उसको कीटोज कहेंगे। ठीक है ना। अच्छा, जैसे कि हमारे ग्लूकोज जो है उसमें 6 कार्बन है और एल्डिहाइड ग्रुप है। फ्रुक्टोज जो है उसमें 6 कार्बन है लेकिन कीटोन है। ठीक है ना, आपको कभी भी पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। मॉलिकुलर फॉर्मूला देखोगे इक्वल है, 6 कार्बन उसमें भी 6 कार्बन है, लेकिन उनके जो फंक्शनल ग्रुप है वही अलग है। ठीक है। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट को हमने 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किए हैं कि कितना शुगर है। याद रखिए मैं शुगर बोल रही हूँ, शुगर के अंदर कार्बन कितना है वो अलग अलग है। यदि एक ही शुगर प्रेजेंट रहेगा हम उसको मोनोसैकेराइड्स कहेंगे। यदि 2 से ज़्यादा यानी कि 2 से 9 के बीच में रहेगा उसको हम ओलिगोसैकेराइड्स कहेंगे। यदि 10 से ज़्यादा 9 या 10 रहेगा, 10 से यदि ज़्यादा रहेगा आप उसको पॉलीसैकेराइड्स कहोगे। ठीक है। अच्छा, तो जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं, यहाँ पे ग्लूकोज जो है मोनोसैकेराइड्स है। ग्लूकोज को आप ब्रेक करोगे तो और वो ज़्यादा ब्रेक नहीं होगा। ठीक है ना, लेकिन जब आपने लैक्टोज को ब्रेक करोगे आपको ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज मिल जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, जब आप सेलुलोज को ब्रेक करोगे, मतलब ब्रेक करोगे, आप ढेर सारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलेगा सेलुलोज को तोड़ने के बाद। ठीक है। अच्छा, तो अब आज हम बात करेंगे मोनोसैकेराइड्स के बारे में। देखिए, मोनोसैकेराइड्स ये सिंपल शुगर है, एक ही शुगर मॉलिक्यूल से बनी हुई है। मतलब द शुगर कैन नॉट बी ब्रोकन अगेन, मतलब फर्दर और ब्रोकन नहीं हो सकता है। ठीक है। लेकिन वो जो शुगर है, शुगर में जो कार्बन है वो वैरी करता है कार्बन 3 से लेकर कार्बन 7 तक। समझ में आए ना? उनकी जनरल फार्मूला मैंने आपको बताई, जितना कार्बन रहेगा उतना वाटर मॉलिक्यूल रहेगा, और ये जो कार्बन की नंबर 3 से 7 के बीच में वैरी करता है। तो अब हम देखेंगे उनके जो मोनोटाइप ऑफ मोनोसैकेराइड्स बात करेंगे कितनी कार्बन है उसके अकॉर्डिंग। यदि 3 कार्बन है उसको हम ट्रायोज कहेंगे। ठीक है ना। अच्छा, यदि 4 कार्बन रहेगा हम उसको टेट्रोज कहेंगे। यदि 5 कार्बन रहेगा पेंटोज कहेंगे। जैसे आपने राइबोज शुगर पढ़े होंगे, डीएनए में जो पाया जाता है डीऑक्सीराइबोज शुगर, ये आपकी पेंटोज है, यानी कि 5 कार्बन उसमें प्रेजेंट है। एंड 6 हेक्सोज, जैसे कि आपने ग्लूकोज पढ़ा है, ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है, फ्रुक्टोज में आपकी कीटोन ग्रुप होता है। ये 6 कार्बन C6 हम लिखते हैं ना, C6H12O6 लिखते हैं। 7 कार्बन जो होता है सीडोहेप्टुलोज होता है। अब हम जो बात करेंगे मोनोसैकेराइड्स, हम ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज के बारे में बात करेंगे और कंपैरिजन करेंगे थोड़ा राइबोज के साथ, क्योंकि बॉडी के अंदर मोस्ट अबाउंडेंट ग्लूकोज जो मतलब कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है दैट इज द ग्लूकोज, और उसके बाद जो होता है राइबोज, क्योंकि डीएनए भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है। तो ग्लूकोज के बारे में हम देखेंगे। जैसे कि आपको पता होगा ग्लूकोज जो होता है C6
H12O6 होता है, ठीक है ना, 6 कार्बन रहेगा, 6 कार्बन कंटेनिंग होता है उनकी। अपने ग्लूकोज को कैसे, देखिए आपने ग्लूकोन डी हम ऐसे कंज्यूम करते हैं, है ना, मार्केट में जो अवेलेबल होता है ग्लूकोन डी करके, ठीक है, वो ऐसे पाउडरी फॉर्म में भी आपको मिलता है, लिक्विड फॉर्म में हम जो पानी में उसको घुलाएंगे वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। यानी कि उनकी एक रिंग फॉर्म भी होता है, एक चेन फॉर्म भी होता है। यदि आपने उनकी चेन फॉर्म को देखोगे, ये उनकी चेन फॉर्म की स्ट्रक्चर है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 1 है, कार्बन 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। कार्बन 3 पोजीशंस को देखिए, सब में देखिए OH लेफ्ट साइड राइट साइड में है, OH सभी में OH राइट साइड्स में है, H जो है लेफ्ट साइड में है। समझ रहे हो ना। जैसे देखिए मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ, उनमें क्या होता है ना, आपको 6 कार्बन H12 करना है, O6 करना है, तो इसलिए कार्बन 1, फिर कार्बन 2, फिर कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6, समझ रहे हो ना। अच्छा, हाइड्रोजन डबल है, H12 है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे तो OH यहाँ पे रहेगा, ठीक है ना, और यहाँ पर H रहेगा, तो कार्बन ऑक्सीजन तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है आपकी बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो कार्बन 3 पोजीशन थोड़ा उनका उल्टा ऐसे चलता है, बाकी सारे में आपको OH इधर साइड्स में रहेगा, यहाँ पे एक OH, यहाँ पर एक H रहेगा, तो ये बराबर हो गया ना, ठीक है। तो देखिए 2-2 हाइड्रोजन हो रहा है, तो 6 में रहेगा तो 12 हाइड्रोजन हो जाएगा। अच्छा, तो उनकी जो कार्बन फास्ट पोजीशंस आप देख रहे हो, कार्बन फास्ट पोजीशंस को यदि आप मार्क करोगे, यहाँ पे आपको अल्डिहाइड ग्रुप नजर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कार्बन की वैलेंसी जो होता है ना 4 होता है, यानी कि कार्बन में 4 बॉन्ड रहेगा तो स्टेबल रहेगा। आपने मीथेन CH4 अपने पढ़ेंगे, ठीक है, कार्बन हमेशा 4 का वैलेंसी उसको बनाता है। तो यहाँ पे देखिए ये सेटिस्फाई हो रहा है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड 1 2 हो गया, एक 3 हो गया, यहाँ पर एक 4 हो गया। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो 1 2 है, तो इधर हमको क्या करना है, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ना है, ठीक है, तो हो गया, ई सेटिस्फाई कर गया। तो सारे में आप देखिए कार्बन जो है सेटिस्फाई कर रहा है। ये ग्लूकोज की जो है कौन सी फॉर्म, मतलब कि स्ट्रक्चर है, ये ग्लूकोज की चेन फॉर्म है। हमको चेन फॉर्म से एक रिंग फॉर्म बनाना है, क्योंकि 6 कार्बन कंटेनिंग है, तो हमको इस तरीके से एक रिंग स्ट्रक्चर बनाना है। ये कार्बन 1 रहेगा, कार्बन 2 3 4, ये 5 रहेगा, और 6 कार्बन कुछ ऐसे यहाँ पे आ जाता है, कार्बन 6 पोजीशन से यदि आप बात करोगे कुछ इस तरीके से हो जाता है। मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप इस वाला स्ट्रक्चर से इस वाला स्ट्रक्चर देखोगे, तो आपको ये क्लियर हुआ ना। याद रखिए 3, नॉर्मली जो 3 होता है ना, हम उसको थोड़ा हट के मानते हैं, कोई कुछ लोग उसके लिए मतलब कि अच्छे नंबर मानते हैं, कोई बुरा नंबर मानते हैं, तो आप 3 ऐसे याद रखिए, ठीक है। देखिए चेन फॉर्म से हम कैसे रिंग फॉर्म करेंगे, कैसे, देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे कार्बन 5th पोजीशंस को क्या होता है ना, जो कार्बन 1 है, ठीक है, कार्बन 1 जो होता है ये कार्बन 5th के साथ रिएक्शंस करेगा, किसके साथ, लास्ट कार्बन की जस्ट ऊपर वाला, लास्ट कार्बन के साथ वो क्यों रिएक्शंस क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि रिंग है, एक स्ट्रेट फॉर्म को आपको रिंग बनाना है, तो आपको इसकी जो लास्ट एंड है उसकी लास्ट एंड के साथ जोड़ोगे तभी तो रिंग बनेगा ना। लेकिन मैं बोल रही हूँ लास्ट एंड के साथ नहीं है, 5th कार्बन के साथ वो रिएक्शन कर रहा है। क्यों, क्योंकि यदि लास्ट एंड के साथ करेगा, स्टेरिक एंडोरेंस की एक चीज़ें होता है, यदि आपने केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, जब रोटेट करेगा स्टेरिक एंडोरेंस जो है वो प्रोवाइड हो जाएगा, इसलिए वो क्या होता है 5th कार्बन के साथ करता है रिएक्शंस। तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है, ठीक है ना, ऑक्सीजन यहाँ पे आप एल्डिहाइड ग्रुप अटैच्ड है, जो डबल बॉन्ड है यहाँ से जो हाइड्रोजन है इधर चला जाएगा, जाने के बाद यहाँ पे क्या होगा, वो डबल बॉन्ड हट जाएगा। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो अभी ये OH हो गया ना, OH हो गया, तो OH हो गया, डबल बॉन्ड था, अभी ये सिंगल बॉन्ड हो गया। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर कार्बन के पास 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड है, लेकिन हमको कार्बन के साथ 4 बॉन्ड बनाना है, तभी तो कार्बन स्टेबल होगा ना। तो अभी ये जब चला जाएगा, वो सिर्फ हाइड्रोजन जब चला गया, यहाँ पे ऑक्सीजन अभी अवेलेबल है, अभी ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इधर चला आएगा, ठीक है ना। ये यहाँ पे भी कनेक्टिविटी शो कर रहा है, यानी कि दोनों को, ठीक है ना, कार्बन 1 एंड कार्बन 5 के बीच में एक कनेक्टिविटी दे रहा है, इसके लिए भी उसके लिए भी। तो इसलिए जब आप बनाओगे, रिंग बनाओगे, जो ऑक्सीजन है ये किसके साथ अटैच्ड है, कार्बन 1 के साथ भी अटैच्ड है, कार्बन 5th के साथ भी अटैच्ड है। तो जब भी आप रिंग बनाओगे ऑक्सीजन के साथ ऐसे कर लोगे, ऐसे कर लोगे, कार्बन 5th रहेगा, कार्बन 1 रहेगा, ठीक है, ये कार्बन 1 है।
कार्बन 1 है, ये आपके कार्बन 5 है। क्लियर हुआ? अच्छा, कार्बन 5 के साथ आपका अटैच्ड है कौन सी वाला? जो लास्ट वाला, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको देखिए CH2, ये कार्बन है, ये एक हाइड्रोजन है, ये एक हाइड्रोजन है, तो CH2 मैंने लिखा, यहाँ पर OH लिखा। ठीक है, समझ में आए ना आपको? तो कार्बन 5 के पास ये 6 कार्बन, इस तरीके से हम CH2OH इसको लिखा है कार्बन 5 के साथ। कार्बन 1 के साथ देखिए, कार्बन 1 ऐसे, OH इधर नीचे हो है, फिर कार्बन 1, ये कार्बन 2 है, ये कार्बन 3 है, ये 4 है। ठीक है, अच्छा, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो रिंग आप देख रहे हो, यहाँ पे दो चीज़ें हो रहा है। आपको क्लियर हो गया तो कैसे रिंग बन रहा है? तो जो रिंग बन रहा है आपने इसे करोगे, ये कार्बन है, ये कार्बन 1 है, ठीक है, 1 है, तो ये कार्बन 5 है, ऑक्सीजन यहाँ पे लगेगा। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से है, कार्बन 2, कार्बन 3, फिर कार्बन 4, ये आपका 5 हो गया। अच्छा, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो कार्बन 1 पोजीशंस आप देख रहे हो, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पे हमने देखा कि CH2OH ऐसे रहेगा। और एक बनाऊंगी, और एक रिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगी। देखिए, ऑक्सीजन है, और एक बार आप देख सकते हो, यहाँ पर कार्बन 5 है, यहाँ पर आपने कार्बन 1 पोजीशंस, ठीक है, ये 2 है, 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे यदि ये जो कार्बन 1 पोजीशंस को मार्क कीजिए, यहाँ पे यदि क्या होगा, जो OH ग्रुप है यदि नीचे प्रेजेंट है तो हम उसको अल्फा ग्लूकोज कहेंगे, यदि ऊपर प्रेजेंट है तो हम उसको बीटा ग्लूकोज कहेंगे। ठीक है, अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज। तो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? सिर्फ बस OH ग्रुप कहाँ पे प्रेजेंट है। यदि लोअर साइड्स में प्रेजेंट है तो अल्फा है, यदि अपर साइड में प्रेजेंट है तो बीटा है। ठीक है, कभी कभी आपने सुना होगा अल्फा 1,4 लिंकेज, अल्फा बीटा या अल्फा 1,4 लिंकेज, यानी कि जैसे कि हमारे जो सेलुलोज होता है, सेलुलोज आपको पता होगा, प्लांट की जो प्लांट सेल की आउटर सेल वाल की जो होता है बनी हुई है, सेलुलोज से बीटा 1,4 लिंकेज होता है। यानी कि पहला ग्लूकोज की जो इन्वॉल्व रहेगा जो ग्लूकोज, वो कौन सी ग्लूकोज होता है? बीटा ग्लूकोज होता है, यानी कि OH ऊपर है। पहला ग्लूकोज की फर्स्ट कार्बन एंड सेकेंड ग्लूकोज की 4th कार्बन के बीच में बॉन्ड बन रहा है, तो बीटा 1,4 ग्लूकोज होता है। बीटा 1,4 ग्लूकोज जो होता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो ग्लूकोज में पाया जाता है, उसको ब्रेक करने के लिए हमारे बॉडी के अंदर कोई एंजाइम्स नहीं हैं। जितने भी लिविंग जो हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे काव, भैंस वगैरह हो गए, उनके स्टोमक के अंदर एक सिम्बायोटिक माइक्रोस पाए जाते हैं, वो तोड़ते हैं, लेकिन उनके बॉडी के अंदर सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए कोई एंजाइम्स नहीं है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताई कि रिंग फॉर्म, आपने रिंग फॉर्म को, चेन फॉर्म को रिंग फॉर्म में कैसे करोगे, मैंने यहाँ पे लिखा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इस तरीके से मैंने किया। फिर हमने प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। प्रॉपर्टीज़ में मैंने जैसे बताया कि आपको अल्फ़ा कौन है, बीटा कौन है, या ये याद रखना है। ठीक है ना, तो ये OH कहाँ पे प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको याद रखना है कि ऊपर है या नीचे है। ठीक है, अच्छा, यदि वही ग्लूकोज की मॉलिक्यूल के थ्रू आपने प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड जैसे आपको पता होगा लाइट में 7 कलर होता है, लेकिन हम क्या करेंगे, एक ही वेवलेंथ की लाइट को यदि पास करेंगे, ठीक है, यदि वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को इस तरीके से इधर लेफ्ट को रोटेट किया या तो राइट को रोटेट किया, ठीक है ना, दो मतलब कि यहाँ पे रोटेशन होता है। ठीक है, यदि प्लेन पोलराइज्ड लाइट रोटेट टुवर्ड्स द राइट साइड को यदि रोटेट हो गया तो हम उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज कहेंगे, डी ग्लूकोज या डेस्ट्रो रोटेटरी, स्मॉल डी, ठीक है ना, स्मॉल डी डेस्ट्रो रोटेटरी कहेंगे। यदि लेफ्ट साइड को हुआ तो स्मॉल एल, लेबो कहेंगे। कैपिटल एल कैपिटल डी अलग होता है, OH ग्रुप राइट साइड में है या लेफ्ट साइड्स में है, लेफ्ट में है तो कैपिटल एल, राइट में है तो कैपिटल डी, ऐसे कहेंगे। लेकिन मैं अभी जो बोल रही हूँ लेबो, डेस्ट्रो, ये स्मॉल डी। यहाँ पे याद रखिए लाइट पास करने के बाद जो चीज़ें हो रहा है उसके बारे में हम बात कर रही हैं। ठीक है, और एक चीज़ की ध्यान दीजिए, जो कार्बन 1 पोजीशन आप देख रहे हो, कार्बन 1 यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एक OH है, यहाँ पर AH है, इधर देख सकते हो ऑक्सीजन है, ठीक है ना, यहाँ पर कार्बन है। तो कार्बन, इसको हम कायरल कार्बन कहेंगे। कायरल कार्बन का मतलब कार्बन की जो 4 वैलेंसी है, यदि 4 डिफरेंट ग्रुप आपको नजर आएगा तो हम उसको कायरल कार्बन कहेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज के बीच में डिफरेंसेस क्या है, OH नीचे है, यहाँ पर OH ऊपर है।
तो बाकी सारे और कहीं पे कुछ डिफरेंसेस नहीं है, सारे के सारे इक्वल है, बस सिर्फ आपको पोजीशन ऑफ OH इधर उधर हो रहा है। इसको इस टाइप की स्ट्रक्चर को हम आनोमर कहते हैं। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो ग्लूकोज जो होते हैं वो आनोमर शो करते हैं। आनोमर का मतलब है कि यदि कायरल कार्बन के अंदर कोई चेंजेस आ रहा है हम उसको आनोमर कहेंगे। व्हेन ऑल द कार्बन आर सेम, ओनली कायरल कार्बन OH पोजीशन इज डिफरेंट, तो हम उसको आनोमर कहेंगे। अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज जो होते हैं एक दूसरे की आनोमोर्स होते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ आपको चीज़ें? अच्छा, नेक्स्ट हम बात करेंगे तो प्लेन लेवोडेस्ट्रोरोटेटरी पे आपको क्लियर हो गया। प्रॉपर्टीज़ के बारे में यदि हम बात करेंगे डेस्ट्रोरोटेटरी, बट फ्रुक्टोज जो होते हैं एक्चुअली ग्लूकोज जो होते हैं, ग्लूकोज आपका डेस्ट्रोरोटेटरी होता है, याद रखिए। ठीक है, जो रोटेट करेगा तो हम उसको कहेंगे, ठीक है ना। तो ये राइट साइड को रोटेट कर रहा है डेस्ट्रो। जब हम फ्रुक्टोज की बात करेंगे, फ्रुक्टोज जो होता है वो लेवोरोटेटरी होता है, यानी कि ये लेफ्ट साइड को रोटेट कर रहा है। फ्रुक्टोज एंड ग्लूकोज के बीच में बेसिक डिफरेंसेस क्या है? वही 6 कार्बन है। फ्रुक्टोज के अंदर आपको कीटोन ग्रुप देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको एल्डिहाइड ग्रुप देखने को मिल रहा है, बस वही चीज़ है। ठीक है, ग्लूकोज एक आल्डोज शुगर है। आल्डोज है क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। अच्छा, उनमें जो रिंग होता है उसके बारे में थोड़ा देखिए। जब ये जो रिंग आप देख रहे हो यहाँ पे कार्बन कितना है? 6 है, ठीक है ना। 5 हम ऐसे बनाया है, यहाँ पर एक रहेगा तो 6 कार्बन रहेगा। एक रिंग होता है पायरान रिंग और एक होता है फ्यूरान रिंग। ठीक है, आप जब कोई 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर को हम लेंगे रिंग बनाने के लिए, 5 कार्बन, F से फ्यूरान, F से 5 याद रखिए। ठीक है, जब हम 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर ले रही हैं तो हम उसको बोलेंगे क्या? 5 कार्बन फ्यूरान रिंग बनेगा। जब 6 कार्बन लेंगे तो यहाँ पर पायरान रिंग बनेगा, क्योंकि यहाँ पर कार्बन इन्वॉल्व हो रहा है 5, 6 वाला कार्बन जो है आउटसाइड ऑफ द रिंग प्रेजेंट है, समझ रहे हो ना। तो ये पायरान रिंग है, इन्वॉल्व तो हो रहा है एक ऑक्सीजन के साथ 5 कार्बन, लेकिन आप याद कैसे रखोगे? जैसे जब 5 कार्बन वाला हम शुगर लेंगे तो इन्वॉल्व कितना कार्बन होगा? 4 कार्बन इन्वॉल्व होगा, समझ रहे हो ना। तो इसलिए इसे जो कॉर्न होता है, हम लोग अभी स्वीट कॉर्न, पॉपकॉर्न ज़्यादा खा रहे हैं ना, वहाँ पर आपका ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। और ब्लड में जो ग्लूकोज शुगर प्रेजेंट होता है वो ग्लूकोज होता है, तो इसलिए ग्लूकोज को ब्लड शुगर कहते हैं। तो ये यूनिवर्सल शुगर होता है, मोस्ट अबाउंडेंट होता है। उसके बाद राइबोज, जो DNA में जो शुगर होता है सबसे ज़्यादा ग्लूकोज, उसके बाद राइबोज, मैंने आपके कह चुके हैं। ठीक है, ये डेस्ट्रोज, ठीक है, डेस्ट्रोज होते हैं। डेस्ट्रोज मतलब कि डी वाला, डी जो ग्लूकोन डी हम लेते हैं ना, डी, तो जैसे आपने देखा ना OH कहाँ पे प्रेजेंट है, राइट लेफ्ट हमने बताया, तो डेक्स्ट्रोज होता है। सारे फ्रूट्स के अंदर आपको फ्रुक्टोज देखने को मिलेगा एक्सेप्ट ग्रेप्स, जो अंगूर होता है उसमें आपको ग्लूकोज देखने को मिलेगा। तो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की यदि हम बात करेंगे, ग्लूकोज जो होता है मेन सोर्स होता है हमारे बॉडी की एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि वो ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। उसको ब्रेक करने के बाद हमको अच्छे से ATP मिलता है। हालांकि फैट ज़्यादा एनर्जी दे सकता है लेकिन ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं है बॉडी तो उसको तोड़ने के लिए। हमारे ब्रेन को जो होता है ग्लूकोज की ज़रूरत होता है। ब्रेन जो यूज़ कर सकता है वो फैट से, मतलब कि एनर्जी को तोड़ के, फैट को तोड़ के एनर्जी नहीं ले सकता है, वो ग्लूकोज को तोड़ के एनर्जी दे सकता है, ब्रेन एंड RBC। इसलिए जब भी कभी कोई मेहमान हमारे घर में आते हैं, हम इंस्टेंटली उसको क्या दे देते हैं? शरबत, नींबू की शरबत, मतलब कि कुछ शुगर ऐड करते हैं और साथ साथ सॉल्ट ऐड करते हैं, समझ रहे हो ना, क्योंकि ताकि, और मिठाई भी हम दे देते हैं ताकि ग्लूकोज उसका ब्रेन को वो मिल सके, अच्छा फील करे, समझ रहे हो ना। अच्छा, तो ब्रेन एंड RBC जो होता है वो उसको लिए। इन केस ऑफ एनिमल ग्लूकोज जो स्टोर होता है, हमारे केस में ग्लूकोज जो मान लीजिए आपकी बॉडी के लिए 1600 किलो कैलोरी एनर्जी की ज़रूरत होता है, मान लीजिए। ये बॉडी की वाइट वेट उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा। आप तो ऐसा नहीं है कि आज मेरा 16 किलो कैलोरी हो गया, खाना स्टफ, ऐसे आप कैसे, मतलब कि मेजरिंग करके तो नहीं खाते हो। मान लीजिए आपने 21 किलो कैलोरी खाना ले लिया तो 16 किलो कैलोरी तो यूज हो जाएगा बॉडी की मेंटेनेंस करने के लिए, लेकिन जो 500 किलो कैलोरी बच गया उसको बॉडी क्या करेगा? ग्लाइकोजन फॉर्म में स्टोर कर लेगा। एनिमल के केस में ग्लूकोज जो स्टोर होता है उसको हम ग्लाइकोजन कहते हैं। प्लांट के केस में जो स्टोर होता है उसको हम स्टार्च कहते हैं, ठीक है ना। स्टार्च आपने पढ़े ना, स्टार्च माल्टोज को कन्वर्ट हो गया। प्लांट जो स्टोर करते हैं, ठीक है ना। लीवर, हमारे जो लीवर होता है वही वहाँ पे मतलब कि ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन को कन्वर्ट हो जाता है।
जब भी मान लीजिए आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज नहीं है, आपने स्टारवेशंस किया है या तो कोई ठीक है ना व्रत किया है, आपने खाना नहीं किया है या आपने फिर गुस्सा में खाना नहीं खाया है, तो उस टाइम पे क्या होगा, या क्लास चल रहा है लगातार आपको कुछ खाने के लिए नहीं मिल रहा है, तो उस टाइम पे क्या होगा, जो ग्लाइकोजन है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा ग्लूकोज को, ठीक है ना। बॉडी क्या करेगा, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज को मतलब कि ग्लूकोज बना लेगा। इस प्रोसेस को हम ग्लाइकोजिनोलाइसिस बोलते हैं। ग्लाइकोजन की लाइसिस हो रहा है, यानी कि ग्लाइकोजन टूट रहा है। लाइसिस का मतलब है कि ब्रेक डाउन। और कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए वो भी ख़त्म हो गया, प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग करते हैं, ठीक है ना, जैसे ठीक है ना, तो उस टाइम पे क्या होगा, बॉडी क्या करेगा, फैट एंड प्रोटीन से, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से जब ग्लूकोज बना लेता है, हम उसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। मतलब कि ग्लूकोज न्यूली फॉर्म हो रहा है, नया चीज़ों से बन रहा है। जब नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स यानी कि प्रोटीन एंड अमीनो एसिड से बन रहा है तो हम उसको ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल हमेशा मेंटेन रहता है। उसको मेंटेन करने के लिए एक इंसुलिन होता है और एक होता है ग्लूकागॉन। ये दो हार्मोन होता है जो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को हमेशा मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। उसके बाद हम बात करेंगे फ्रुक्टोज के बारे में, जो कि फ्रूट्स के अंदर पाया जाता है। फ्रुक्टोज ये भी ग्लूकोज जैसे डायरेक्टली ऑब्जर्व हो जाता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर भी आपको 6 कार्बन नजर आएगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, 6 कार्बन है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको कीटोन ग्रुप नजर आ रहा है। एंड कीटोन ग्रुप है जो है वो पहला कार्बन के साथ नहीं रह सकता। जैसे ग्लूकोज में हमने एल्डिहाइड ग्रुप पहला कार्बन के साथ जोड़ा था, यहाँ पर ठीक है ना। यहाँ तो इसके केस में जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे क्या होगा, उनके डबल बॉन्ड सेकेंड कार्बन के साथ है, तो सेकेंड कार्बन जो है वो 5th कार्बन की इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। तो इसलिए 6th कार्बन जो है आउट ऑफ द रिंग है एंड जो पहला कार्बन है वो भी आउट ऑफ द रिंग है। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ग्लूकोज में क्या हुआ था, पहला कार्बन के साथ उनका फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप अटैच था। यहाँ पर सेकंड कार्बन के साथ उनकी फंक्शनल ग्रुप अटैच है। तो उनमें हम क्या करेंगे, या इसकी जो हाइड्रोजन है ये आके इसकी जो डबल बॉन्ड है उसको तोड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर 2 कार्बन जो है आउट ऑफ द रिंग प्रेजेंट है, समझ लो ना। तो इसलिए इनकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। नहीं, ऐसा तो आप नहीं बोल सकते ना 6 कार्बन है, आप तो बेंजीन जैसे बनाना चाहिए था, ठीक है ना। ऐसे नहीं बना के इस तरीके से क्यों बना रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर 2 ग्रुप जो है, ठीक है ना, ये कार्बन 1 है, यहाँ पर कार्बन 2 3 4 5, इधर 6 है, तो 2 कार्बन आउट ऑफ द रिंग प्रेजेंट है। फ्रुक्टोज यदि हम बात करेंगे, 6 कार्बन कंटेनिंग शुगर है, यहाँ पर कीटोन ग्रुप होता है, तो इसलिए ये एक कीटोज है। तो ये लेबोरेटरी शो करेगा, मतलब कि प्लेन पोलराइज लाइट को ये लेफ्ट साइड्स को रोटेट कर लेगा। तो ये जो होता है ना, स्वीट इन टेस्ट होता है, मतलब ग्लूकोज से उनका ज़्यादा टेस्ट स्वीट होता है। प्रेजेंस सारे फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है, एक्सेप्शन ग्रेप्स रहेगा, फ्रूट शुगर कहते हैं। यहाँ पे जो रिंग होता है वो फ्यूरान रिंग होता है, 5 कार्बन रहेगा, क्योंकि हमने बताया ना यहाँ पे क्या है, आपको 2 कार्बन मतलब कि आउट ऑफ द रिंग प्रेजेंट है, तो 5 से, तो इसलिए फ्यूरान रिंग प्रेजेंट होता है। ठीक है, अच्छा बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की यदि हम बात करेंगे, ग्लूकोज इज नॉट सफिशिएंट। यदि बॉडी के अंदर ग्लूकोज सफिशिएंटली प्रेजेंट नहीं है तो बॉडी फ्रुक्टोज को इस्तेमाल कर लेगा। तो ये इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक पाथवे के अंदर भी एंट्री करता है, जैसे कि ग्लाइकोजन सिंथेसिस टाइम पे यूज होता है, ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस, फ्री फैटी एसिड सिंथेसिस में भी होता है। ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है कि आप लिपिड वाला खाना खाओगे तभी आपकी बॉडी के अंदर फैट डिपोजिशन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यदि आपने ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट भी कंज्यूम कर रहे हो ना, वो भी फैट को कन्वर्ट हो जाएगा, समझ रहे हो ना। अच्छा, तो कमर्शियली फ्रुक्टोज को हम शुगर केन जो होता है, ठीक है ना, उसमें जो टेबल शुगर होता है ना, हम जो घर में यूज़ करते हैं शुगर कैन, उसको हम यूज़ करते हैं, क्योंकि कमर्शियली हम उसको जैगरी हो गया, गुड़ है ना, गुड़ हो गया, चीनी हम शुगर जिसको कहते हैं, वो सारे फ्रुक्टोज से बनी हुई हैं, क्योंकि यह रिलेटिवली ज़्यादा स्वीट होता है और उसको एक्सट्रैक्ट करने में थोड़ा इकोनॉमिकली भी अच्छा होता है। इसलिए ऑल द फ्रूट जूस आर कमर्शियली अवेलेबल होता है। ठीक है, और एक बात आता है रिड्यूसिंग के बाद, कौन सा रिड्यूसिंग होता है, कौन नॉन रिड्यूसिंग होता है। जिसके पास फ्री एल्डिहाइड मतलब कि जो ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, तो ये एल्डिहाइड हो या तो कीटोन हो, फ्री ग्रुप रहेगा, वो रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। क्योंकि जब भी आपने कोई मतलब कि जैसे आपको कैसे पता लगेगा कि ये मोनोसैकेराइड्स है या मतलब कि पॉलीसैकेराइड्स है, ठीक है, क्योंकि जो मोनोसैकेराइड्स रहेंगे, मोनोसैकेराइड्स में कितना शुगर प्रेजेंट रहेगा, एक शुगर रहेगा। एक शुगर रहेगा तो उनकी जो एल्डिहाइड ग्रुप, यदि एल्डोज है एल्डिहाइड ग्रुप फ्री रहेगा, यदि कीटोज है तो कीटोन ग्रुप फ्री रहेगा, समझ में आए ना। अच्छा, तो होता क्या है
यदि मोनोसैकेराइड्स, कोई भी शुगर मोनोसैकेराइड्स रहेगा, तो यदि आपने कुछ केमिकल्स के अंदर डालोगे, कुछ टॉलुइंस बेनेडिक्ट सोल्यूशन होता है, फेलिंग सोल्यूशन होता है, अपने प्रैक्टिकल क्लास में शायद किए होंगे, है ना, नहीं किया है तो अपने करोगे प्रैक्टिकल में, ठीक है। तो बेनेडिक्ट सोल्यूशन एंड फेलिंग सोल्यूशन याद रखिए, ठीक है। फ्री फंक्शनल ग्रुप यदि रहेगा तो ये क्या करेगा, नॉर्मली जो सॉल्यूशंस के कलर में कॉपर होता है, नॉर्मली उनका कलर ब्लू होता है। यदि फ्री ग्रुप प्रेजेंट है, यानी कि यदि मोनोसैकेराइड है तभी तो फ्री ग्रुप रहेगा ना। डाइसैकेराइड्स में क्या होता है, उनके फ्री ग्रुप तो आपस में बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। सभी डाइसैकेराइड में बॉन्ड नहीं बनाते, और भी मतलब सिर्फ डाइसैकेराइड्स में भी कुछ ऐसे होते हैं जो कि फ्री ग्रुप, जिसके पास एक ही फ्री ग्रुप रहता है, एक फ्री ग्रुप तो इन्वॉल्व हो जाता है। तो नॉर्मली ज़्यादातर ऑल मोनोसैकेराइड्स जो रहेंगे वो क्या करेंगे, उनका कलर रेड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मोनोसैकेराइड है, किसके साथ तो बॉन्ड नहीं बनाना है, तो उसके इसके पास जो है फ्री एल्डिहाइड फ्री कीटन ग्रुप रहता है, तभी हम उसको रिड्यूसिंग शुगर कहेंगे। फेलिंग सोल्यूशन हो गया, बेनेडिक्ट रिएजेंट्स हो गया, जिसके पास कॉपर होता है, कॉपर होने की वजह से उनका कलर ब्लू होता है। और जब भी मोनोसैकेराइड के कंटेक्ट में आएगा वो रिड्यूस हो जाएगा, कॉपर Cu2+ जो होता है, Cu+ को रिड्यूस हो जाएगा तो रेड कलर हो जाएगा। यदि रेड कलर हो गया तो आप अच्छे से समझ लेना क्या है, मोनोसैकेराइड्स है। क्या सारे डाइसैकेराइड्स नहीं करेंगे? करेंगे, ठीक है। मान लीजिए ऐसा डाइसैकेराइड्स है जिनकी ये पहला, मान लीजिए पहला ग्लूकोज है, ये दूसरा ग्लूकोज है, सेकंड ग्लूकोज है, ठीक है, सेकंड ग्लूकोज है, तो उनकी 4th कार्बन इन्वॉल्व हो रहा है, लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप है कार्बन 1 के पास वो है, तो ये तो रेड मतलब कि कन्वर्ट कर लेगा ना। कुछ डाइसैकेराइड्स ऐसे होते हैं जो कि मतलब कि रिड्यूसिंग होते हैं, ऐसा है ना, डाइसैकेराइड भी रिड्यूसिंग होते हैं, मोनोसैकेराइड भी रिड्यूसिंग होते हैं, ठीक है। लेकिन जो रिड्यूसिंग नहीं है, जो सारे बॉन्ड इन्वॉल्व हो रहा है, तो हम उसको नॉन रिड्यूसिंग कहेंगे, क्योंकि कभी कभी पूछा जाता है मोनोसैकेराइड सारे रिड्यूसिंग शुगर है या नहीं है। समझ में आए ना, आप प्रैक्टिकल करोगे आपको यहाँ से भी चीज़ें अच्छे से क्लियर होगा। ये है पूरा का पूरा आपकी स्ट्रक्चरल मतलब कि मोनोसैकेराइड्स के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम डाइसैकेराइड्स के बारे में बात करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपकी दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू। हो गया। तो जैसे हमने बात किए थे कि कार्बोहाइड्रेट 3 तरीके के होता है, मोनोसैकेराइड्स, जहाँ पे आपको सिर्फ एक ही शुगर मॉलिक्यूल देखने को मिलेगा। शुगर में कार्बन अलग हो सकता है, लेकिन शुगर मॉलिक्यूल एक होता है, उसको मोनोसैकेराइड्स कहते हैं। 2 से 9 शुगर मॉलिक्यूल यदि रहेगा तो हम उसको ओलिगोसैकेराइड्स कहते हैं। आज हम ओलिगोसैकेराइड्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो अब हम बात करेंगे व्हाट इज ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड्स आर द स्मॉल कार्बोहाइड्रेट। स्मॉल कार्बोहाइड्रेट होता है, उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट 2 देखने को मिल सकता है, 2 शुगर भी देखने को मिल सकता है, 3 शुगर भी देखने को मिल सकता है, 4 अप टू कितना देखने को मिलेगा ना, 9 शुगर देखने को मिलेगा। तो स्मॉल कार्बोहाइड्रेट होता है। तो जो ज्वाइन होने के बाद ओलिगोसैकेराइड्स, ओलिगो का मतलब होता है कि फ्यू। तो यहाँ पे जब शुगर मॉलिक्यूल ज्वाइन होंगे तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल की रिमूवल होता है, और जो बॉन्ड बनता है हम उसको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलेंगे। सो क्या होता है, जैसे हमने ग्लूकोज देखे थे कि क्या था, मोनोसैकेराइड्स था। यदि आपने ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को इस तरीके से हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। मान लीजिए ये एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल हो गया और ये दूसरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हो गया, तो यदि हम उसको ज्वाइन करेंगे, पहला ग्लूकोज की ये ग्लूकोज नंबर 1 हो गया, ठीक है, 1 ग्लूकोज नंबर है, ये ग्लूकोज नंबर 2 है, और 1 2 3 ये 4th है, 4th कार्बन है, ये 5th कार्बन है। यहाँ पर भी ऐसे 1 2 3 4th 5th रहेगा। तो पहला ग्लूकोज की आप जैसे देख सकते हो कि पहला यहाँ पे ये इन्वॉल्व हो रहा है, एंड सेकेंड ग्लूकोज की 4th कार्बन इन्वॉल्व हो रहा है। तो बॉन्ड कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। हमेशा ज़रूरी नहीं है कि ऐसे बनेगा, तो मैक्सिमम केस में इस तरीके से बॉन्ड बनता है। जैसे एग्जाम्पल हो गया माल्टोज, 2 ग्लूकोज यूनिट मिलने के बाद माल्टोज बनते हैं। पहला ग्लूकोज की फर्स्ट कार्बन यूज होता है, सेकेंड ग्लूकोज की 4th कार्बन यूज होता है, ठीक है। माल्टोज, तो माल्टोज जो होता है एक रिड्यूसिंग शुगर होता है। रिड्यूसिंग शुगर हम क्यों कहते हैं? क्योंकि जो सेकेंड ग्लूकोज की जो पहला कार्बन में एल्डिहाइड ग्रुप रहेगा, वो तो फिर क्या है, मतलब कि वो कोई भी सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन या फेलिंग सॉल्यूशंस के अंदर कॉपर की कलर को तो चेंज कर लेगा, क्योंकि उनके पास फ्री ग्रुप है, फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है, तो इसलिए, ठीक है।
तो यदि हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ओलिगोसैकेराइड्स, तो कितना है, कितना शुगर मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हमने डाइसैकेराइड, यदि 2 शुगर मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होगा डाइसैकेराइड्स, 3 रहेगा तो ट्राइसैकेराइड्स। हमने आज हम डिस्कस जो करेंगे ज़्यादातर डाइसैकेराइड्स मोस्टली अबाउंडेंट होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। डाइसैकेराइड्स के अंदर आपका सुक्रोज आ जाएगा, लैक्टोज, मैल्टोज, ट्रीहेलोज एंड सेल्वाइलोज आ जाएगा। सो देखिए सबसे पहले सुक्रोज। सुक्रोज जो होते हैं, जो टेबल शुगर होते हैं, हम जो चीनी लेते हैं टेबल शुगर है वही सुक्रोज होता है और शुगर केन के अंदर, ठीक है। इट इज़ ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर, याद रखिए उनमें कोई फ्री अल्डिहाइड ग्रुप आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। डज नॉट हैव द फ्री अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप, डिराइव फ्रॉम द शुगर केन, सो इट इज, उसको हम टेबल शुगर कहते हैं। यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है ग्लूकोज, तो सुक्रोज कैसे बनी हुई है, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज मिलने के बाद, ग्लूकोज अल्डिहाइड ग्रुप होता है, कीटोन एंड फ्रुक्टोज जो होता है उसमें कीटोन ग्रुप पाया जाता है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा ग्लूकोज अल्फा 1 एंड बीटा 2 फ्रुक्टोज, ठीक है ना। पहला ग्लूकोज की अल्फा 1 एंड फ्रुक्टोज की बीटा 2 जो है ना उसके बीच में बॉन्ड बनता है। तो सुक्रोज के बारे में ये चीज़ आपको याद रखना है। उसके बाद हम बात करेंगे माल्टोज के बारे में। माल्टोज जो होते हैं यहाँ पर 2 ग्लूकोज रेसिड्यू ज्वाइन रहता है, 2 ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलने के बाद 2 ग्लूकोज मिलेगा तो हम उसको माल्टोज कहेंगे। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया आपकी सुक्रोज उसके बारे में। फिर हम बात करेंगे उनकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या होता है। सुक्रोज एक डाइसैकेराइड्स होता है और ये जो होता है ना ये फाइनल प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस। यदि अपने प्लांट की बात करेंगे, प्लांट में फोटोसिंथेसिस में आपको फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है, ठीक है ना, फोटोसिंथेसिस में आपको क्या मिलता है, C6H12O6, ठीक है। सो जो मतलब कि ग्लूकोज एंड जो फोटोसिंथेसिस होने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा सुक्रोज को, क्योंकि सुक्रोज जो होता है वो मूव कर सकता है, समझ रहे हो ना, ये मूव कर सकता है, इसलिए फाइनल प्रोडक्ट ग्लूकोज एंड सुक्रोज जो होता है फाइनल प्रोडक्ट होता है। ये सर्कुलेटरी शुगर होता है, ठीक है ना, मतलब कि पूरा का पूरा प्लांट बॉडी के अंदर सर्कुलेट करने के लिए, क्योंकि प्लांट क्या करेगा ना, जितने फोटोसिंथेसिस में जितने भी प्रोडक्ट बना रही हैं कुछ तो खुद ही यूज़ करेगा, क्योंकि प्लांट खुद जिंदा रहने के लिए, खुद ग्रोथ करने के लिए उनको भी तो एनर्जी की ज़रूरत होता है ना। जो प्लांट के लिए ज़रूरत होता है वो कन्वर्ट हो जाएगा सुक्रोज को, जो वो बचा के रखता है दूसरे एनिमल के लिए, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए, वो स्टार्च को कन्वर्ट हो जाएगा, समझ में आए ना। क्योंकि ऐसा नहीं कि फोटोसिंथेसिस में जितने एनर्जी मतलब कि प्रोड्यूस हो रहा है सब कुछ वो हम लोग खा लेंगे, ऐसा नहीं है। प्लांट को खुद को जिंदा रहने के लिए भी तो कुछ खाना की ज़रूरत होता है ना, कुछ एनर्जी की, तो इसलिए वो सर्कुलेटरी शुगर जो होता है वो सुक्रोज होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, याद रखिए सर्कुलेटरी शुगर क्या होता है प्लांट के अंदर, वो होता है सुक्रोज। लेकिन जो स्टोरेज शुगर होता है, जो स्टोर करके रखेगा, वो होता है आपकी स्टार्च, समझ में आए ना। अच्छा, तो उसके बाद हम बात करेंगे एक डाइसैकेराइड्स होता है लैक्टोज, वो जो कि लैक्टोज एंड ग्लूकोज के मिल के बने हुई हैं। लैक्टोज होता है तो मिल्क शुगर होता है, मिल्क में पाया जाता है, तो ऑब्वियसली ठीक है, तो मेजर एनिमल एनर्जी सोर्स होता है, हम मिल्क को कंज्यूम करते हैं, तो ये लैक्टोज हो गया। ट्रीहेलोज एक होता है जो यहाँ पर अल्फा ग्लूकोज, 2 अल्फा ग्लूकोज मिलने के बाद बनता है। अल्फा ग्लूकोज मैंने आपको बताई थी, अल्फा ग्लूकोज क्या होता है, OH ग्रुप नीचे रहेगा, अल्फा कहेंगे, ऊपर रहेगा तो बीटा कहेंगे, तो 2 अल्फा ग्लूकोज मिलने के बाद ट्रीहेलोज बनाते हैं, जो कि इंसेक्ट के अंदर सर्कुलेटरी शुगर होता है। जैसे हम लोगों का ब्लड में ग्लूकोज पाया जाता है, इंसेक्ट में ऐसे ट्रीहेलोज पाया जाता है, याद रखिए, यूज्ड एज द एनर्जी। उसके बाद हम बात करेंगे माल्टोज, तो जो कि डिराइव फ्रॉम द स्टार्च एंड ग्लाइकोजन, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन से वो बनी हुई है माल्टोज, ठीक है। ये आपकी डाइसैकेराइड्स की बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के बारे में। आई होप वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपकी दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू। बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं 3 तरीके के होता है। एक तो मोनोसैकेराइड्स होता है, जहाँ पर आपको सिर्फ एक ही शुगर यूनिट्स देखने को मिलेगा। जब 2 से 9 शुगर यूनिट्स की चीज़ें मिलता है तो हम उसको बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड्स। इस तरीके से 9 हो सकता है। यदि 10 या 10 से ज़्यादा शुगर मॉलिक्यूल यूनाइट होते हैं हम उसको पॉलीसैकेराइड्स कहते हैं। पॉलीसैकेराइड्स जो होते हैं नॉन रिड्यूसिंग फॉर्म होते हैं, तो इसलिए ज़्यादातर जो शुगर है बॉडी के अंदर वो पॉलीसैकेराइड्स की फॉर्म में स्टोर होकर पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि वो मोनोसैकेराइड्स फॉर्म में रहेंगे, क्योंकि वो रिड्यूस
तो सबसे पहले देखिए कि पॉलीसैकेराइड्स मेनी शुगर मॉलिक्यूल व्हिच आर अटैच्ड टू फॉर्म द कंडेंसेशन ऑफ मॉलिक्यूल। तो मेनी शुगर में 10 हो सकता है, मिनिमम तो 10 मॉलिक्यूल होगा, उससे ज़्यादा शुगर मॉलिक्यूल इस तरीके से आपस में कंडेंसेशन प्रोसेस यानी कि जब बॉन्ड बनाएंगे वो वाटर इस तरीके से निकल जाता है। पॉलीसैकेराइड्स जो होते हैं दो तरीके के होता है, एक होमोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं। होमोपॉलीसैकेराइड्स का मतलब है कि एक ही तरीके के मोनोसैकेराइड से बनी हुई है। मान लीजिए सिर्फ ग्लूकोज, जैसे हमारे सेलुलोज होता है वो सिर्फ ग्लूकोज से बनी हुई हैं, ठीक है ना। जितने भी मान लीजिए 20 है या 30 है या 200 500 कितने भी यूनिट्स रहेगा वो सारे ग्लूकोज ही रहेगा, समझ रहे हो ना। और इस तरीके से हेटेरोपॉलीमर ग्लूकोज हो सकता है, फ्रुक्टोज हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग चीज़ें मिलके जब बना जाएगा तो हम उसको हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स कहेंगे। जैसे हमने बात की थी कि हमेशा क्या होता है हमारे बॉडी के अंदर जो मोनोसैकेराइड्स फॉर्म में नहीं रहता है चीज़ें, वो पॉलीसैकेराइड्स फॉर्म में रहता है, बिकॉज पॉलीमर्स जो होते हैं वो शुगर ऑस्मोटिकली इनएक्टिव होते हैं एंड केमिकली नॉन रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने होमोपॉलीसैकेराइड्स एंड हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स के बीच में डिफरेंसेस लिखा है, देखिए। तो जो कि पॉलीमराइजेशन ऑफ वन टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड्स डिपेंडिंग अपॉन द रिपीट, कौन सी चीज़ें रिपीट हो रहा है। यदि ग्लूकोज रिपीट हो रहा है तो हम उसको ग्लूकान कहेंगे। यदि फ्रुक्टोज रिपीट हो रहा है मतलब जितने भी यूनिट रहेगा सारे फ्रुक्टोज रहेगा तो हम फ्रुक्टान कहेंगे। यदि गैलेक्टोज रिपीट हो रहा है तो हम उसको गैलेक्टन कहेंगे, ठीक है ना। और हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप की रहता है, ठीक है ना, डिफरेंट टाइप की शुगर यूनिट से वो बनी हुई हैं। तो उसके बाद देखेंगे टाइप ऑफ पॉलीसैकेराइड्स, यदि हम बात करेंगे हम उनकी फंक्शंस के अकॉर्डिंग फिर उनको कैटेगराइज किए हैं। एक होता है स्टोरेज पॉलीसैकेराइड, जो बॉडी के अंदर स्टोर होकर रहता है, ऐसा शुगर जो बॉडी के अंदर स्टोर होकर रहता है। जैसे आपको पता होगा स्टार्च जो होता है प्लांट के केस में, जो फोटोसिंथेसिस होने के बाद जो ग्लूकोज बनेगा वो स्टोर होके दूसरे एनिमल के लिए कैसे रहेगा, स्टार्च के फॉर्म में। हमारे बॉडी के अंदर यानी कि एनिमल के अंदर जो स्टोर होके पाया जाता है वो होता है आपकी ग्लाइकोजन। इन्यूलिन, इंसुलिन नहीं है, इन्यूलिन जो होता है सनफ्लावर की जो फैमिली वाले जो मेंबर्स होते हैं उनकी जो स्टोर होके पाया जाता है। सनफ्लावर प्लांट्स, फ्लावर आपने देखे होंगे, उनमें इन्यूलिन होता है, ठीक है। स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड बॉडी सेल के स्ट्रक्चर बनाने के लिए, जैसे आपको पता होगा सेल वॉल जो होता है प्लांट सेल की वो कैसे बनी हुई है, सेलुलोज से बनी हुई है। बैक्टीरिया के केस में आपने पेप्टिडोग्लाइकन लेयर देखोगे, ठीक है ना। आल्गी के केस में अगर एक होता है तो ये स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड हो गया जो बनाने में हेल्प करेगा। और एक होता है म्यूसिलेज, जो लेडीज फिंगर या ओकरा जिसको कहते हैं, ठीक है ना, भिंडी। तो यहाँ पे जो आपने उसको कट करोगे तो वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, लाल लाल सब्सटेंसेस, ठीक है ना, लाल जैसे पदार्थ दिखने को मिलेगा, उसको हम म्यूसिलेज कहते हैं, जो कि एक स्लाइमी पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। म्यूसिलेज के अंदर आपका हाइलोरोनिक एसिड आ जाएगा। हाइलोरोनिक एसिड आपने कहाँ पे पढ़ा है, एक्रोजोम होता है स्पर्म की हेड के अंदर, ठीक है ना। हाइलोरोनिक एसिड्स पाया जाता है, अपने पढ़े होंगे। हेपारिन पढ़े होंगे, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। कॉन्ड्रिन जो कि कार्टिलेज के अंदर अपने पढ़े होंगे। सल्फेट, केराटिन, इस तरीके से चीज़ें हैं, ठीक है। वही चीज़ लिखा है स्टोरेज, 3 तरीके के आपकी अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, कौन सी स्टोरेज है, कौन सी स्ट्रक्चरल है, कौन सी म्यूसिलेज है। तो यदि हम स्टोरेज की बात करेंगे सबसे पहले आएगा स्टार्च। स्टार्च जो होता है एक होमो पॉलीसैकेराइड से, होमो का मतलब है कि एक ही सिंगल टाइप की मोनोसैकेराइड आपको देखने को मिलेगा जो कि अल्फा ग्लूकोज की है। अल्फा ग्लूकोज का मतलब है कि OH ग्रुप कार्बन 1 पोजीशंस पे नीचे रहेगा, ठीक है। स्टार्च कंपाउंड, यहाँ पे जो स्टार्च है कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट, एक होता है अमाइलोज, दूसरा होता है अमाइलोपेक्टिन, ठीक है। अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन के बीच में डिफरेंसेस क्या होता है, देखिए। अमाइलोज के अंदर आपको 200 से 1000 ग्लूकोज यूनिट देखने को मिलेगा एंड अमाइलोपेक्टिन में आपको 2000 से 2 लाख ग्लूकोज देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रेट चेन होता है, अल्फा 1 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से उनके स्ट्रक्चर रहेगा, स्ट्रेट चेन की रहता है। 200 से लेकर 1000 ग्लूकोज यहाँ पर रहता है। ग्लूकोज फॉर्म स्ट्रेट चेन बॉन्ड एंड ब्रांचेस गिव्स टू अल्फा। तो यहाँ पे अमाइलोपेक्टिन में क्या होता है, वही शुगर की रहेगा लेकिन यहाँ पे कुछ ब्रांचेस निकल जाता है, ठीक है। अमाइलोपेक्टिन ये डिफरेंस होता है। यहाँ पर यदि उसको अपने आयोडीन सोल्यूशंस के अंदर डालोगे ये रेडिश कलर की देता है, ठीक है। यहाँ पर अपने आयोडीन सोल्यूशंस के अंदर डालोगे तो ब्लूइश ब्लैक कलर देगा, ठीक है। कलर ये थोड़ा कभी कभी पूछा जाता है, थोड़ा याद रखिए।
उसके बाद हम बात करेंगे ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन कौन होता है? एनिमल के अंदर जब शुगर स्टोर होकर रहेगा, हाँ, उसको हम ग्लाइकोजन कहते हैं। हमारे बॉडी के अंदर लिवर एंड मसल सेल्स के अंदर ग्लाइकोजन स्टोर होकर पाया जाता है। यहाँ पर जो रिपीटिंग यूनिट होता है अल्फा ग्लूकोज होता है, ठीक है ना, ग्लूकोज की यूनिट्स होगा लेकिन ये अल्फा ग्लूकोज होता है। और इनुलिन की बात करेंगे, इनुलिन जो होता है ये भी फ्रुक्टोज से बनी हुई है, पॉलीमर ऑफ द फ्रुक्टोज, याद रखिए 30 से 35 फ्रुक्टोज यूनिट्स बन के इनुलिन बनाते हैं। ये रिजर्व फूड मटेरियल होता है सनफ्लावर फैमिली में। होता क्या है, हम लोग जब इन्युलिन को इंटेक करेंगे हम उसको डाइजेस्ट वो मेटाबोलाइज नहीं हो पाता है, जैसे हमने इंटेक किए हैं वैसे ही हमारे बॉडी से निकल जाता है। इसलिए इन्युलिन को हम क्या करते हैं, यूरिन के थ्रू निकल आता है, तो इसलिए इन्युलिन को हम क्या करते हैं, किडनी टेस्ट फंक्शंस के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई भी बंदा का किडनी जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना आ रहा है, ये सही चल रहा है या नहीं है, तो उसको पता करने के लिए इनुलिन यूज़ किया जाता है। क्योंकि इनुलिन आपकी बॉडी सही सलामत है तो इनुलिन आपने जितना इंटेक किया है, क्योंकि उन्होंने मान लीजिए 2.5 ml देंगे तो वो 2.5 ml ही आना चाहिए, क्योंकि बॉडी के अंदर उनका कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए किडनी फंक्शंस टेस्ट के लिए हमने इनुलिन की यूज़ करते हैं, ये उनकी बायोलॉजिकल फंक्शंस हो गया। स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड्स में जैसे बात करेंगे, सेलुलोज के बारे में आपने बचपन में पढ़े होंगे। प्लांट की जो सेल वॉल होता है सेलुलोज में बनी हुई है। ये सबसे मोस्ट अबाउंडेंट पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले, ठीक है, जो कि बीटा ग्लूकोज से बनी हुई है। अब तक हमने अल्फा ग्लूकोज पढ़ रहे थे, बीटा ग्लूकोज। यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है एक ग्लूकोज से दूसरे बीटा 1,4 लिंकेज होता है, ठीक है ना। याद रखिए बीटा 1,4 लिंकेज को तोड़ने के लिए जितने भी मेटाजोन्स होते हैं, यानी कि हायर एनिमल्स होते हैं, उनके पास एंजाइम्स नहीं है, ठीक है। तो फिर हम लोग जो लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं, ठीक है ना, सब्जी वगैरह जो खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, तो वो तो सेलुलोज उसके अंदर हम ले लेते हैं, वो हमको एक रफेज प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। वो हमको सेलुलोज हम तोड़ नहीं सकते, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है ना। नो ब्रांचिंग, यहाँ पे कोई ब्रांचिंग नहीं होता है, स्ट्रेट होता है। जो सेलुलोज होता है कॉटन फाइबर बनाने में, सिल्क बनाने के लिए ये होता है। यहाँ पर बीटा 1,4 लिंकेज पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर बात करेंगे काइटिन। काइटिन जो होमोपॉलीमर होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन से बनी हुई है, ठीक है ना। नाग की फुल फॉर्म जो होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन होता है। तो ये क्या होता है, ये आपकी काइटिन जो होगा स्ट्रेट चेन होता है, यहाँ पर भी बीटा 1,4 लिंकेज आपको देखने को मिलेगा। ये आपकी काइटिन जो होता है फंगस की जो सेल वॉल है, ठीक है ना, फंगस की सेल वॉल काइटिन से बनी हुई है। उसके बाद देखेंगे पेक्टिन, ये कि हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स होता है, यानी कि डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा, अराबिनोज, गैलेक्टोज, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको हेटेरो है याद रखिए। मिड पेक्टिन कहाँ पे पाया जाता है, प्लांट सेल की जो मिडिल लैमेला होते हैं वहीं पे पेक्टिन देखने को मिलेगा। उसके अलावा होता है अगर, ठीक है ना। अगर जो होता है नेचुरल सीवीड्स, जो आल्गी होता है ग्रासिलेरिया एंड जिलेडियम। अगर आपकी अगर मीडियम में आपने जब माइक्रोबायोलॉजी की कोई भी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करोगे लेबोरेटरी के अंदर, हमने अगर मीडियम में उसको ग्रो करवाते हैं, ठीक है ना, वो माइक्रोबायोलॉजी कल्चरल में यूज होता है। ये हो गया उनकी मतलब कि बायोलॉजिकल फंक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स। म्यूकोपॉलीसैकेराइड जैसे हमने बात की थी कि लेडीज फिंगर यानी कि ओकरा भिंडी के अंदर आपको देखने को मिलता है। दीज आर मेड अप ऑफ अमीनो शुगर्स मॉडिफाइड लाइक एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन, उससे बनी हुई है। हाइलुरोनिक एसिड, हेपारिन, ये सारे होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्या क्या फंक्शंस होता है, यानी कि बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे। जैसे हाइलुरोनिक एसिड्स कहाँ प्रेजेंट होता है, विट्रोस ह्यूमर, हमारे जो आई ले लेता है, तो जो विट्रोस ह्यूमर होता है वहीं पे आपको हाइलुरोनिक एसिड देखने को मिलेगा। अम्बिलिकल कॉर्ड, यानी कि प्लासेंटा तो रहेगा, मदर एंड फिटस के बीच में कनेक्शंस। अम्बिलिकल कॉर्ड जो होता है प्लासेंटा से जो ब्लड सप्लाई रहता है फिटस को, हम उसको अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं, वहाँ पर हाइलुरोनिक एसिड देखने को मिलेगा। सारे जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू के अंदर भी आपको मैट्रिसेस के अंदर हमने देखेंगे वो भी हाइलुरोनिक एसिड देखने को मिलेगा। हेपारिन जो होता है एंटीकोआगुलेंट होता है, वो ब्लड में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कॉन्ड्रिन। कॉन्ड्रिन जो होता है कार्टिलेज में प्रेजेंट होता है, टेंडन में प्रेजेंट होता है। केराटिन सरफेस जो होता है कोस्टल कार्टिलेज। कोस्टल कार्टिलेज का मतलब है कि जैसे हमारा ये स्टर्नम है, इस तरीके से रीब है, 12 पेयर ऑफ रीब होता है, उनमें से कुछ डायरेक्टली अटैच होते हैं, ठीक है ना, 10 पेयर।
तो यहाँ पे जो अटैचमेंट रहता है स्टर्नम के साथ बोन की, उसको हम कोस्टल कार्टिलेज कहते हैं। यहाँ पर भी आपको केराटिन सल्फेट दिखने को मिलेगा। उसके बाद हम देखेंगे यदि कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन जो रहेगा हमारे लीवर एंड मसल्स में होता है, जो कि एनर्जी प्रोवाइड करेगा। मान लीजिए ग्लूकोज नहीं है तो एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद सेल वॉल बनाने में आपको सेलुलोज जो होता है सेल वॉल बनाने में हेल्प करता है। एंड ह्यूमन डाइट की एक रॉफेज मतलब कि हिस्सा होता है सेलुलोज। हमको रॉफेज यानी कि आपको पेट भरा हुआ फील होगा, क्योंकि ऐसे खाते रहोगे तो भी प्रॉब्लम है ना, तो पेट थोड़ा भरा हुआ लगना भी ज़रूरी है, ठीक है। काइटिन जो होता है, हमने स्ट्रक्चरल में बात किए थे पॉलीसैकेराइड, जो कि एक्सोस्केलेटन होता है इंसेक्ट क्रस्टेशिया की। आपको पूछा था कि काइटिन एक प्रोटीन है या कि कार्बोहाइड्रेट है, ऐसे पूछा जाता है, ठीक है ना। काइटिन एक कार्बोहाइड्रेट है और फिर वो मतलब कि पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। काइटिन के सेल वॉल की, फंगस की सेल वॉल में भी आपको काइटिन दिखने को मिलेगा। जो आर्थ्रोपोड से क्रस्टेशियंस होते हैं उनकी जो बॉडी कवरिंग होता है वो एक्सोस्केलेटन, वो भी काइटिन से बनी हुई है। काइटिन के अंदर मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट हो गया तो हार्ड बन जाएगा, या तो प्रोटीन डिपॉजिट हो जाएगा तो ये हार्ड बन जाएगा। सेलुलोज, फैब्रिक, ग्लास, ये सारी चीज़ें बनाने में हेल्प करता है। उसके अलावा यदि हम बात करेंगे अगर जो होता है वो भी कल्चर मीडियम में आपने यूज़ करोगे, है ना, माइक्रोबायोलॉजी लैब में आपने यूज़ करोगे। अगर को हमने ग्रासिलेरिया एंड जिलाडियम से निकाला है। इनुलिन जो होता है उसको हम किडनी फंक्शंस टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं। और ये तो आपकी हो गया किसके म्यूसिलेज के बारे में, कौन कौन सी किस तरीके से हेल्प कर रहा है। आई होप आपको अच्छे से वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपकी दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।